हेलो 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 फ्रेंड्स, हेलो 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 वेलकम टू हेलो हेलो एग्जामपुर। हेलो तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर करने जा रहे हैं एडिटोरियल की क्लास। दोस्तों, इस पे हम डिस्कस करेंगे 3 एडिटोरियल्स। सबसे पहले एडिटोरियल तो जो इस बार फिर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो स्टेप्स लिए हैं जैसे टैक्स काटने को लेकर, उसके ऊपर है। दूसरा, रूरल इकोनॉमी, गांव की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। और तीसरा, एक नई बॉडी क्रिएट करने की बात की जा रही है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, जो कि इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में बात कर लें। दोस्तों, मेरे को कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं। सबसे पहला है कि वो कह रहे हैं कि जो ये हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है, या जो मैं पॉइंट्स बोलता हूं, उन पॉइंट्स को हम मेंस के, आईएएस आईपीएस इन सब के, या फिर पीसीएस के मेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर मैं कल या परसों एक वीडियो ला रहा हूं। उस वीडियो को मैं वीडियो के साथ एंड में या स्टार्टिंग में अटैच कर दूंगा ताकि आपको पता चले। और ये रेगुलर टॉपिक्स को चेंज करके, जैसे पिछले 5-7 दिन मैंने आपको जो कोई टॉपिक चला होगा उससे संबंधित कोई एक टॉपिक बहुत ज्यादा चला होगा, उसके ऊपर बात किया करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो मैं कल या परसों लेके आ रहा हूं, तो बेफिक्र रहिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आती है डीप कट। देखिए, इस वक्त जो हमारी वित्त मंत्री जी ने कॉरपोरेट का जो टैक्स काटा है, ठीक है दोस्तों, जो कॉरपोरेट इंडिया, जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है हमारी, उनका जो टैक्स में कटौती की है, ये उसके ऊपर आर्टिकल है। देखिए, इन्होंने वो कह रहे हैं कि देखिए टैक्स कट किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात वो कह रहे हैं रोल बैक ऑफ। पहली बात उन्होंने की है कि कॉर्पोरेट टैक्स को कट किया गया है, ठीक है। और दूसरा, जो मार्केट अनफ्रेंडली प्रपोजल्स थे, बजट में कुछ ऐसी चीजें लाई गई थी जिसमें मार्केट के खिलाफ गई थी वो चीजें, सेंटिमेंट के, तो वो हटा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उसके ऊपर हम सारी बात करेंगे। देखिए, ये कह रहे हैं कि ड्रीम बजट 1997 का, जो उस समय के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम लेके आए थे, ये उससे भी, उसके कम, उसके बराबर का तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं आका जा रहा। इतना जबरदस्त ये जो मेजर्स हैं लाए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया है। अब कॉर्पोरेट टैक्स का क्या सिस्टम है, वो कह रहे हैं कि देखिए, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी है जिसका नाम है एबीसी। एबीसी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट पैदा करती थी, कोई प्रोडक्ट पैदा करती थी, उसके ऊपर वो पहले 30% टैक्स देती थी। यहाँ पे उन्होंने बात की है, ठीक है, 30% कंपनीज दैट वेल एग्जाम्पशन है। ठीक है दोस्तों, तो कहते हैं दिस मीन, और उसके बाद वो कहते हैं कि इस टैक्स को काट कर, इस टैक्स को कम करके कितना कर दिया गया है, जो पुरानी कंपनियों के लिए 25%, ये डोमेस्टिक के लिए है, देश की कंपनियों के लिए। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, इसमें उन्होंने कोई एक्सेम्पशंस नहीं दी, जैसे कि सेस और सरचार्ज, सेस और सरचार्ज अभी भी लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसको मिलाकर, कुल मिलाकर वो कह रहे हैं कि देखिए, जो उसका पहला इफेक्टिव टैक्स रेट बनता था वो 34% बनता था। ठीक है दोस्तों, इफेक्टिव मतलब सेस और सर चार्ज लगाकर। अब यहाँ पे वो बात भी कर रहे हैं, ये देखिए 34% बनता था, लेकिन कहते हैं अब कितना बनेगा, 25.7%, 17%, ठीक है, 25.17% के करीब करीब बनेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैक्स काट के कितना कर दिया है, 22% कर दिया है कॉर्पोरेट का। और सेस वगैरह मिलाकर कितना बनेगा, 25.17। तो ये कितना होगा इफेक्टिव, मतलब सेस और सर चार्ज को मिलाकर ये बनेगा। वैसे तो उनका ओवरऑल 22 रखा है, पहले 30 था, और इसका इफेक्टिव बनता था 34, तो कंपनी को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि फॉर कंपनीज दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 1 हुज प्रोजेक्ट विल बी कमीशनड बिफोर द टैक्स विल बी एज लो एज 15%। वो कह रहे हैं कि जो नई कंपनियां होंगी उसके लिए कितना होगा, यहाँ पर दुबई है ना, नई कंपनियों के लिए वो कह रहे हैं कि 15% रखेंगे, तो यहाँ पे भी उनको फायदा मिलेगा। ठीक है। अब इफेक्टिव टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट कैसे बनेगा, इसमें सेस और सर चार्ज लगेगा, जैसे कि ऊपर लगाया, तो कहां पर बात पहुंच जाएगी इसकी, 17% के आसपास एस्टिमेटेड। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद वो बात करते हैं कि अब देखिए ऐसा क्या कारण है। वो कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन डिसरप्टेड। वो कहते हैं जो ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है चाइना और यूएसए के बीच में, उसकी वजह से वैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। विद दिस कट गवर्नमेंट हैज डिलीवर्ड लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड। वो कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर थी, जो कंपनियां थी, उनकी बहुत देर से डिमांड थी कि टैक्स को
कम किया जाए, टैक्स को कम किया जाए ताकि फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो सके। तो ये कहते हैं एक बड़ा बड़ा स्टेप है। वो कहते हैं इसमें दूसरा, एक तो कंपनियों को क्या करना होगा। अब कंपनियों को टैक्स कट मिल गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तो वो इन्वेस्टमेंट कम करें, इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट लेके आए, और जो कंज्यूमर्स हैं नीचे और इन्वेस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे। अब उनका ये हक जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 1,45,000 करोड़ रुपए का सरकार को इससे वित्तीय नुकसान होगा टैक्स का। इस बार उन्होंने कह रहे 16 लाख करोड़ के आसपास का उन्होंने बिठाया कि हमें इतना टैक्स चाहिए, लेकिन वो कहते हैं उसमें भी बड़ी जबरदस्त गड़बड़ी होगी। वो कहते हैं डेफिसिट टारगेट 3.3 था, अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। उसके बाद वो कहते हैं कि बाउंटी ऑफ 1.70 लाख करोड़ रिसीव्ड फ्रॉम आरबीआई, जो इस बार वो कह रहे हैं 1.75 लाख करोड़ जो आरबीआई से मिलने वाला है, देखते हैं उसका क्या बनता है। फिर वो कह रहे हैं कि इसका जो घाटा है वो कहाँ से पूरा हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो डिसइन्वेस्टमेंट्स हो सके कंपनियों की जो डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, जो सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनी के अंदर समझ लीजिए कि 100% शेयर ही सरकार का है, उसमें से वो कहते हैं कि 60% हम किसी कंपनी को बेचेंगे, तो वहां से जो पैसा आएगा उसको वो डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं यहाँ से कंपनी को, वैसे इन्होंने 1,05,000 करोड़ का टारगेट रखा ही है इस साल का, वो उसको बढ़ाना होगा अपने वित्तीय बजट को सेटल करने के लिए। तो ये आर्टिकल दोस्तों कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे नहीं लगता, ठीक है। अब आता है दूसरा, वो कहते हैं रूरल इकोनॉमी, जो हमारी गांव की अर्थव्यवस्था है उसको ताकतवर बनाने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो स्टैटिस्टिक मशीनरी है, जो आंकड़े जमा करने वाली उनके विभाग हैं, वो बहुत जबरदस्त काम में लगे हैं रिवाइज करने को इंडिसेस को, जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, ठीक है, जिससे ये इन्फ्लेशन महंगाई को मापते हैं। उसको लेकर वो कह रहे हैं कि दोबारा वो कह रहे हैं उसको रिवाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर सेटिंग की जा रही है। क्यों? क्योंकि ओपन अप द प्रोस्पेक्ट फॉर अपवर्ड रिवीजन ऑफ वेजेस, जो मनरेगा के अंतर्गत जो वेजेस आते जाते हैं, जो सैलरीज दी जाती हैं, जो तनख्वाह दी जाती है, उसको कहते हैं अपवर्ड रिवीजन करने की जरूरत है। वो कहते हैं कि कंट्री की जो नेशनल एवरेज है, मतलब 178 रुपए पर डे मिलती है एक लेबर को काम करने के लिए, ठीक है। वो कहते हैं डिसीजन टू फाइनली एम्बार्क ए लॉन्ग ओवरड्यू एक्सरसाइज, मतलब वो कह रहे हैं कि जो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स थे, जो इंडिसेस थे, इनके ऊपर जो रिवीजन करने की पहले ही जरूरत बहुत लंबे देर से पड़ रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं उसको लाया जा रहा है, तो इसका हम वेलकम करते हैं। वो कहते हैं ऐसा होता क्या था, वो होता क्या था कि जो बास्केट थी, फॉर एग्जांपल ये बास्केट थी सीपीआई की। बास्केट से मतलब ये समझ लीजिए कि सीपीआई अगर वो मेजर कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर वो एग्रीकल्चर लेबर मेजर कर रहे हैं, वो डालेंगे कि लेबर को कितनी सैलरी मिली, फिर लेबर ने क्या खरीदा, कौन कौन सी चाय ली, पत्ती ली, चीनी ली, इन सब चीज को ध्यान दिया गया था, ठीक है। तो बास्केट में ये चीज रखी जाती है, तो उसके हिसाब से तय किया जाता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि उसके अंदर आज तक तो कहते हैं फूड, खाने पीने के ऊपर ही खर्चे को लेकर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब वो कहते हैं रूरल एक्सपेंडिचर पैटर्न हैव बीन अल्टरेटली सिग्निफिकेंटली इन इंटरवीनिंग पीरियड, ठीक है। वो कहते हैं इसमें अब वो कहते हैं हायर स्पेंडिंग ऑन सर्विसेज, जो और चीजों पर खर्चा किया जाता है, जैसे शिक्षा पर खर्चा किया जाता है, ट्रांसपोर्ट पर, आवाजाही पर, और जो टेलीकॉम, जो मोबाइल वगैरह पे खर्चा किया जाता है, इसको भी जोड़ने की जरूरत है, ठीक है। वो कहते हैं 2/3 ऑफ डेटेड इन्फ्लेशन इज स्टिल ड्राइवन बाय फूड प्रेशर। वो कहते हैं कि जो 2/3 डेटेड इन्फ्लेशन का इंडेक्स है, वो आज भी कम से कम फूड प्राइसेस पर ही चलता है। देखा जाए तो बात तो ऐसा ही है। हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग से चीजें ऊपर निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में ऊपर से निकलेंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगी, तो घबराना नहीं है। देखिए, जो महंगाई मापी जाती थी, वो किसी इंडेक्स के, किसी मापक से, किसी सूचकांक को ध्यान में रखते मापी जाती थी। इसमें इस केस में हम एग्रीकल्चर लेबर का ले रहे हैं, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, ठीक है, सूचकांक ले रहे हैं जो। उसमें वो कहते हैं फूड इन्फ्लेशन, मतलब जो खाने पीने की क्षमता थी गांव के इंसान व्यक्ति की, उसको मापा जाता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट, शिक्षा और टेलीकम्युनिकेशन, इन सब चीजों को भी मापा जाए। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनको रिवाइज करने में मदद मिलेगी कि वो तनख्वाह, उनकी जो सैलरी है उसको कितना बढ़ाएं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके बाद वो कहते हैं इंडेक्स रिवीजन कंक्लूड सून, वो कहते हैं जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तभी कहते हैं नोटिफाई करके सेंटर मनरेगा के वेजेस को करंट फिजिकल ईयर में बढ़ा सकता है, ठीक है। तो या फिर 20-21 तक। वो कहते हैं द सेंस ऑफ अर्जेंसी सुजेस्ट दैट द गवर्नमेंट्स व्यू गिविंग ए फ्लिप टू द रूरल इकोनॉमी। वो कहते हैं एकदम से जो ये काम किया जा रहा है उसका कारण क्या है कि रूरल इकोनॉमी, जो गांव की इकोनॉमी का, उसको प्रोत्साहन किया जाए कि आप खर्चा कर सकते हैं, आपके हाथ में पैसा आए, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्लो डाउन नरेटिव सो फार हैज बीन डोमिनेटेड बाय अर्बन इंडियाज कंजम्पशन क्रिम्प, ठीक है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो इस बार कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, ठीक है। उसके बाद जो आरबीआई ने अपने रूरल, मतलब अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें भी कहा था कि रूरल डिमांड साइज
सिंस थ्री क्वार्टर की चिंतित चिंतित हो रही है, तो उसके ऊपर वो कह रहे थे कि थोड़ा कंजप्शन को रिवाइव करने के लिए रूरल की थोड़ा मदद की जाए। रिफ्लेक्टिंग रूरल स्ट्रेस, डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं जॉब क्रिएशन इज ए फिलिक्स एंड सेंटीमेंट अबाउट द इकोनॉमी वर्सनिंग। तो कह रहे हैं कुल मिला के यही बात है कि आरबीआई ने भी इसके बारे में बात की थी कि रूरल इकोनॉमी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये इसी के ऊपर कहते हैं जो अर्जेंट से एकदम से ये काम किया जा रहा है, ये इसी चीज को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि इकोनॉमी को बढ़ाया जाए। तो अब आता है हमारा मेन आर्टिकल, वो क्या है? देखिए वो बात करते हैं कि पार्लियामेंट बजट ऑफिस। वो कहते हैं पार्लियामेंट बजट ऑफिस एक जर्नल टर्म है। इस नाम का एक ऑफिस होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हो, किससे? किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट की मदद करे। किस किस चीज में? वो देखते हैं हम किस चीज में। तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि जो वोटर है वो जाके वोट देता है, ठीक है। वो कहते बनता क्या है? बनता ये है कि वोटर किसी ना, देखिए ये तो सौफी है। अगर कोई आप किसी नेता को वोट देने जा रहे हैं या किसी एमएलए को वोट देने जा रहे हैं, तो आप सोचें कि उसने पिछले सालों में क्या किया है, क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स रह गई हैं, इन सब पे डिबेट की जाए, उसके बाद वोट डाली जाए, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि एक ऐसे ऑफिस की जरूरत है, ठीक है, एक ऐसे, जैसे कि मैंने बताया, पार्लियामेंट बजट ऑफिस की जरूरत है जो कि पॉलिटिकल एलिजियंस पर नहीं, मतलब पॉलिटिशियंस पर संबंधित ना होकर एक्सपर्टीज पर, मतलब किसी एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए, एक ऐसा ऑफिस बनाया जाए जो कि इसकी समीक्षा करे। किस चीज की समीक्षा करे? जो हमारी सरकार का बजट है उसकी, जो हमारी सरकार की वित्त व्यवस्था है उसकी, जो अर्थव्यवस्था है उसकी, ठीक है। वो कहते हैं रिगार्डलेस ऑफ मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट, वो कहते हैं जो बॉडी है पार्लियामेंटेरियंस को इक्वली सर्व करेगी, ठीक है दोस्तों, सबको बराबर बताएगी किस मामलों में, हमारे अर्थव्यवस्था में, फिजिकल में, फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है। अब इसके लिए मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल वित्तीय व्यवस्था के लिए है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इसको सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो कहते हैं ऑलरेडी जो ये बॉडी है देश दुनिया के कई देशों में ऑलरेडी है, ठीक है। उसे मोस्ट कॉमनली पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस के नाम से ही जाना जाता है। वो कहते हैं ये बॉडीज हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है? डिबेट एंड डिस्क्लोजर अराउंड स्टेट ऑफ नेशंस फाइनेंस, देश की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर डिबेट करना और उसके ऊपर काम करने के ऊपर ये क्या करती है? उसको शेप करके देती है। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंट प्रपोजल्स, कि हमारी वित्त व्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है या क्या क्या उलझाव है, उसके बाद उसके क्या महत्वपूर्ण प्रपोजल्स हैं, ये चीजें, ये बहुत जरूरी पॉइंट्स है जो मैंने बोले हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वर्क डन बाय पीबीओ नेचुरली एंड्स अप इन पब्लिक स्फीयर, work done by PBO naturally ends up in public sphere where do they help drive smarter more focused and debate in media। वो कहते हैं कि जो ये काम करेंगे ये मीडिया के अंदर और इलेक्ट्रोएट के ऊपर, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस्ड डिबेट लाने में एक बहुत बड़ी मदद करेंगे। फिर वो कहते हैं डिफेंस कॉस्टिंग, वो कहते हैं कि राफेल की मदद ले लीजिए, राफेल की एग्जांपल ले लीजिए। वो कहते हैं इसके ऊपर बहुत जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई, महंगा लिया गया, नहीं महंगा लिया गया। फिर उन्होंने यहाँ पे आके कहते हैं कि कनाडा ने जब F-35 जेट्स खरीदे, ठीक है, तो उनके डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की जो कॉस्टिंग के हिसाब से वो ज्यादा महंगे खरीदे दिख रहे थे, तो उसकी वजह से कहते हैं वहां पे बहुत प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो वो कहते हैं जो पीबीओ है प्रोवाइड सिग्निफिकेंट एंड समटाइम्स द सोल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कहते हैं पीबीओ एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण और सिर्फ एक अच्छा सोर्स के रूप में काम आएगा इस चीज में। तो उसके बाद वो बात करते हैं द रोल ऑफ सच ऑफिस डज नॉट अलाउ अस मीन चैलेंजिंग द गवर्नमेंट। वो कहते हैं इस ऑफिस का काम गवर्नमेंट को चैलेंज करना नहीं है, गवर्नमेंट के काम को, बल्कि उनके काम को इकोनॉमिक फिजिकल प्रोजेक्शन को सही करना है। उसके बाद वो कहते हैं मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आर सिमिलर। उसके बाद वो बात करते हैं विदाउट द एक्सिस्टेंस ऑफ एनी डाटा पॉइंट। वो कहते हैं कि जो डाटा पॉइंट है ना उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जनरेटेड बाय इंडिपेंडेंट एंड नॉन पार्टीसन ऑफिस, किसी स्वतंत्र और किसी की तरफ पक्षधार ना होकर कोई ऐसा ऑफिस ही नहीं है जो डाटा दे। तो कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है प्रोजेक्शन करना, वित्तीय व्यवस्था जो पार्लियामेंट के सामने आती है उसके ऊपर डिबेट करने से लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि व्हेन दीज प्रोजेक्शंस कम इनटू क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो बात करते हैं कि मोस्ट पार्लियामेंटेरियंस डू नॉट हैव दिस लग्जरी एंड मे रिलाई ऑन पुअर क्वालिटी डाटा। वो कहते हैं कि हालांकि बहुत सी पार्लियामेंटेरियंस पर, संसद के लोगों पर, संसद के सदस्यों पर इतना उनको फायदा नहीं मिलता है, तो उनको पुअर डाटा के ऊपर ही संतोष करना पड़ता है। तो उसके बाद वो कहते हैं को एग्जिस्टेंस विद एजी, वो अटॉर्नी जनरल होता है, वो कहते हैं उसके साथ क्या ये
एक साथ रह सकता है? तो देखें, वो कहते हैं यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं मैंने, ऑडिटर जनरल है जो ऑडिटर जनरल का काम, वो कहते हैं क्या होते हैं, कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करने की जरूरत। वो कहते हैं कि ऑडिटर जनरल का काम होता है जो सरकार के डे टू डे खर्चे हैं, जो डे टू डे काम है, ऑपरेशंस है, उसकी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर ध्यान देना है। वो कहते हैं दीज ऑफन डे टू डे पर चलता है, ठीक है, जो वो करते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो पीबीओ होगा, जो पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो प्रोस्पेक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक, दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो, प्रोस्पेक्टिव फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे की तरफ ध्यान देना, मतलब आगे वाली हमारी व्यवस्था कैसी होगी, फिजिकल प्रोजेक्शन जो हमारा बजट होगा, जो हमारी वित्तीय व्यवस्था होगी, वो किस तरह की होगी और किस तरह से हमें फायदा मिलेगा, उसके ऊपर ध्यान देने वाला होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि एक तरफ हमारा दोबारा सुन लो, अटॉर्नी जनरल है, वो कहते हैं सॉरी, जो हमारा ऑडिटर जनरल है, वो कहते हैं जो ऑडिटर जनरल हमारे होते हैं, ऑडिटर जनरल, वो डे टू डे डेली का हमारा क्या क्या खर्चा हुआ उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो पीबीओ होगा, दोबारा सुन लो, पीबीओ पब्लिक बजटरी ऑफिस होगा, वो किस पर ध्यान देगा, लुकिंग इकोनॉमिक्स, मतलब कि वो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में, उसके ऊपर पॉलिसी, इन सब चीजों को ध्यान देगा, जिससे पॉलिसी कॉस्टिंग पर कम होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि सिमिलर ऑफिस, ऐसे बहुत से ऑफिस दुनिया के कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है, अमेरिका में, उसका नाम है कांग्रेशनल बजट ऑफिस, और भी कई देशों में पाया जाता है, फिलहाल हम इस पर बात नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री बजटरी ऑफिस होगा, जिसके ऊपर ये आर्टिकल है, वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, स्वतंत्र वित्तीय संस्थान होगा, मतलब ये किसी सरकार के नीचे नहीं होगा, किसी संसद के नीचे नहीं होगा, ताकि ये आराम से काम कर सके। वो कहते हैं दीज प्रॉब्लम रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव वे, वो कहते हैं कि हो सकता है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व ना करे, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव वे हमें बता सकता है कि जिससे हमारा खर्चा कम हो और पैसे ज्यादा बचे, ये हमें वे तो बता ही सकता है। तो वो कहते हैं एट द प्रोसेस टुवर्ड द बजट 2020 हैज ऑलरेडी किक्ड ऑफ, जो बजट 2020 का प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ये जरूरत बनती है पार्लियामेंटेरियंस की पब्लिक बजटरी ऑफिस के ऊपर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आर्टिकल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ नहीं लगी, और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर जहां पे चीज समझ ना लगे, वहीं पे वीडियो पॉज करो, उसके बाद उसको थोड़ा पीछे जाके दोबारा सुनो, फिर नहीं समझ लगा फिर पीछे जाके दोबारा सुनो, 3-4 बार सुनोगे, बाद में जरूर समझ आएगा। अगर आप किसी पत्थर के ऊपर पानी पड़ता जाए तो वो पत्थर भी टूट जाता है, वो पत्थर भी खत्म हो जाता है। अरे हम तो इंसान हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका एग्जाम में आने के लिए थैंक्स करता हूं। मैं कुलजीत। ओके फ्रेंड्स, बाय।